गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रहा होगा, मेरा वीडियो भी आप लोग को पहुंच रहा होगा। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और उसका शेयर भी करेंगे। तो देखिए, बिना वक्त को जाया करते हुए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, जो कि कई सारे प्रकार की क्लैरिटी और द्वंद्व आपके मन में जो चल रहा है वो आज हटा देगा। यह टॉपिक छोटा है, हालांकि इसका हम डिस्कशन ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको लगा कि आप लोग को क्लियर कट कंसेप्ट के साथ एक जगह रख दिया जाए, ताकि आप लोग को जानकारी इस प्रकार से पहुंच जाए कि जहां से भी कंफ्यूजन नाम का कोई चीज़ हो नहीं। और मैं बस यही चाहता हूं, इसलिए इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, तो आइए हम अब काल क्रम को एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। अगर हमको पूछा जाएगा कि मानव विकास के साथ अगर इतिहास के क्रम में हम काल क्रम को सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले तो पाषाण काल होगा। मानव का जो विकास हुआ होगा वो होमोसेपियंस बना होगा, या जिस प्रकार से हम विकास की गतिविधि को देखते हैं, तो सबसे पहला जो हम काल पढ़ते हैं इतिहास में वो तो पाषाण काल है। यह तो आप लोग को जानते हैं। और पाषाण काल को हम लोग तीन भाग में बांट करके पढ़े थे। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा पढ़े थे मध्य पाषाण काल, और तीसरा पढ़े थे हम नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये हम पाषाण काल को समझ गए। अब क्या है, उसके बाद का जो हम लोग काल अभी पढ़े, इसके पहले के वीडियो जो आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसमें पाषाण काल है, और वही उसके बाद जो हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े हैं, उसमें हम चर्चा किए भी थे काल के बारे में। और पुनः इस बार एक बार क्रिस्टल कर दूं आप लोगों को कि ताम्र पाषाण काल के बाद की घटना है। कहने का मतलब, अगर पाषाण काल के तरफ से चलेंगे तो पहली बार अगर कोई काल आएगा तो ताम्र पाषाण काल आएगा। ठीक है, हालांकि ताम्र पाषाण काल अगर कांस्य काल से कंपेरिजन करेंगे तो कांस्य काल से पहले भी है और कांस्य काल के सामने भी है, समकालीन भी है, और कांस्य काल के बाद भी है। हम पिछला वीडियो में भी एक प्रकार का उदाहरण ऐसा देके बताए थे कि ये मान चलिए लाइन ये जो है ये ताम्र पाषाण काल का है और ये लाइन कांस्य काल का है। तो स्वाभाविक बात है ना कि पहले अगर यहाँ से अगर ये पाषाण काल है, पाषाण काल के बाद अगर हम चलना शुरू करेंगे तो ताम्र पाषाण पकड़ाएगा, तब ना कांस्य पकड़ाएगा। तो ये तो पाषाण काल फर्स्ट में। देखिए, अगर एक बार और एक लेयर ले लेते हैं, मान लीजिए ये पूरा ये पाषाण काल था यहाँ। ठीक है, और देखिए इधर का वीडियो लेते हैं, ऐसा एक फिगर बनाते हैं। ये पाषाण काल और ये ताम्र पाषाण काल और ये कांस्य काल। तो अच्छा से समझिए कि अगर पाषाण काल के बाद कोई काल आया तो क्या आएगा। ये पी फॉर पाषाण काल कर देते हैं, टी फॉर ताम्र पाषाण काल कर देते हैं, और सी फॉर कांस्य युग कर देते हैं। तो समझ में आया होगा कि पाषाण काल के बाद पहला काल आएगा ताम्र पाषाण काल और उसके बाद आएगा कांस्य युग। हालांकि कांस्य युग का संबंध देखिए कैसे लिया जाएगा ताम्र पाषाण के साथ में, अगर ये दोनों को ऐसे काट दिया जाए तो कांस्य युग से पहले की भी घटना है, कांस्य युग के सामने की भी घटना है, और कांस्य युग के बाद की भी घटना है। कौन? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और तो ये तीन को समझ गए ना सीरीज। पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग, और सबसे अंतिम में ये लौह युग। ये जितने भी हम औजार के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, ये जो सीरीज पढ़ रहे हैं औजार के आधार पर पढ़ रहे हैं। आने की पाषाण काल में पत्थर का औजार होता था, ताम्र पाषाण काल में तांबा और पत्थर का यूज होता था, और इसमें मुख्यतः कांसा का प्रयोग होता था। और यहाँ पे आते आते मुख्यतः जो औजार बनने लगे लोहा के बनने लगे। ये जरूरत के आधार पर ऐसा परिवर्तन हुआ। आप देखिए, कृषि करने में पहले पत्थर से उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा होगा, तो तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ होगा। और फिर तांबा जब चूंकि मुलायम था तो उससे टाइट बनाने के लिए, कड़ा बनाने के लिए कांसा का प्रयोग किया। और कांसा से भी जब अच्छा से नहीं होने पाने लगा कृषि अच्छा से, क्योंकि जंगल झाड़ी कठिन जो मिट्टी है उसको उखाड़ना तांबे के कुल्हाड़ी या तांबे के कुदाल इत्यादि से संभव नहीं था, कांसा के कुदाल इत्यादि से भी संभव नहीं था, तो उसके लिए लोहा जैसा कठोर धातु और मजबूत धातु की जरूरत था। तब लास्ट में आर्य काल में
ये लोहा का खोज हुआ। इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता में लोहे की अवशेष था या नहीं था, तो वहाँ पे अब हिचकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो काल था ये ताम्रपाषाण काल और कांस्य युग के काल का था, लौह युग का काल का नहीं था। इसीलिए सिंधु सभ्यता में लोहा की जो पुष्टि नहीं होता है। तो आसानी से आप जो है ये कंसेप्ट समझिएगा तो सारा आपको समझ में आएगा। अब पूछेगा आज लोग के समय में लोहा था, तो स्वाभाविक बात था कि वही तो कृषि को इतना विकास किया, वो लोहा के बल पर ही विकास किया। खास करके द्वितीय नगरीकरण के समय 6ठी शताब्दी बीसी में लोहे का बहुत बड़ा प्रयोग होने लगा, बृहद पैमाने पर प्रयोग होने लगा। तो 6ठी शताब्दी बीसी का बढ़ाएंगे विशेषता और मजा आएगा। तो यहाँ लोहा का जो प्रयोग है आज लोग ज्यादा करने लगे, तो इसीलिए इसको लौह युग कहा गया, जो 1000 बीसी के बाद आता है। तो अब हमको लगता है कि कोई तकलीफ आप लोग को नहीं होना चाहिए काल में। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अब देखिए हम यहाँ जो एक टिक मार करके लिखे हैं, इसको जरा समझिए। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता किस काल का था। अभी तो हम डिस्कस किए, पिछला वीडियो में भी डिस्कस किए, अभी भी डिस्कस हम कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अगर वो पूरा काल अगर देखेंगे, तो पूरा काल हम लोग जब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा को जो देखेंगे तो कैसे देखेंगे, काल को आधार पर निर्धारित करेंगे। आप देखिए कि सिंधु सभ्यता जो था ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी था और कांस्य युगीन सभ्यता था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता किस काल, कौन सी काल की थी, और दोनों ऑप्शन में रहेगा। ताम्रपाषाण भी रहेगा, कांस्य युग भी रहेगा, लौह युग रहेगा और पाषाण युग रहेगा। लौह युग और पाषाण युग तो छट जाएगा, समस्या रह जाएगा ताम्रपाषाण और कांस्य युग में। तो इसको कैसे छांटिएगा, तो ज्यादातर विद्वान और ज्यादातर साक्ष्य यही कहता है कि सिंधु सभ्यता का जो काल था उस काल में ताम्रपाषाण काल का जो समय था वो बहुत ही कम था, ज्यादा समय कांस्य युग का था। समझ में आ गया होगा कि कांस्य युग का काल, अगर हम मान के चलिए ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल, ठीक है, ये दोनों को सिंधु सभ्यता मान लेते हैं, तो देखिए कांस्य काल जो है बड़ा था और जो है ताम्रपाषाण काल छोटा था। तो ताम्रपाषाण काल को गौण कर लिया जाता है और सिंधु सभ्यता को माना जाता है कि वो कांस्य युगीन था। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, चाहे बड़े एग्जाम्स में या कहीं पे भी। तो आप लोग अब समझ गए कि आपको सिंधु सभ्यता किस काल का था, तो आपको आंसर में मारना है कांस्य युग। हालांकि वह ताम्रपाषाण युग का भी भाग था। ठीक है, तो अब युग के बारे में हमको नहीं लगता है आप लोग को कोई तकलीफ होने वाला है आज के बाद से। हम आगे इसको देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति का आधार का, संस्कृति जो डेवलप हुआ, संस्कृति का जो विकास हुआ उसका कालक्रम क्या था। तो जनरली संस्कृति के कालक्रम का जो विकास हुआ, उद्भव हुआ, वो मृदभांड पर आधारित था। किस पे आधारित था? मृदभांड पे आधारित था। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी के बर्तन बनने के जो प्रक्रिया था या उसके विशेषता के आधार पर इसको बांटा गया है। तो मृदभांड संस्कृति के आधार पर अगर काल को बांटा जाए तो कौन सा संस्कृति पहले आएगा, कौन बाद में, कौन बीच में आएगा, वो अभी देखिए। और इसको देखना, और देखिए हर चीज को बहुत ज्यादा टफ मान करके याद रखना तो बहुत मुश्किल है, तो कुछ थोड़ा लाइट मोड में भी याद करिए। पहला वाला संस्कृति गैरिक मृदभांड संस्कृति है। अब देखिए भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है, और गंगा कितना महान, सब नदियों में महान। तो अब सोचिए हमारा जो संस्कृति प्रारंभ हुआ गंगा से हुआ, मान लीजिए। तो एक चीज याद रहेगा, गैरिक मृदभांड संस्कृति, ये तो पहला चीज याद रहेगा कि भारत का अगर अस्तित्व देखना है तो गंगा से हम देख लेते हैं। तो शुरू हो गया संस्कृति कहाँ से? गंगा से। गैरिक संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति कहाँ मिला? गंगा यमुना के दोआब में से शुरू हुआ। तो पहला संस्कृति वही था। अच्छा ठीक है, और उसके बाद जब संस्कृति आएगा तो अगर उसमें कुछ चेंजेज आएगा तो देखिएगा जनरली कि लाल रंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूर के लिए रेलवे इत्यादि में यूज होता है, ज़्यादा दूर से भी दिखना या कोई चीज़ बनाने में लाल रंग का इस्तेमाल होता है। काले रंग का भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए काला और लाल वाला बात करते हैं। तो गैरिक मृदभांड के बाद जो है, मृदभांड जो बन रहा था
गैरिक मृदभांड जो बन रहा था उसके बाद से जब इसमें कुछ चेंजेज आया तो मृदभांड को लाल और काला रंग से रंगने लगा। तो उसमें काला से क्या, काला से खाली कोर रंगा जाता था और लाल पूरा बर्तन होता था। तो गैरिक मृदभांड के बाद जो संस्कृति आया क्या हुआ, अब वो गैरिक सिर्फ मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता था जो गंगा यमुना द्वार से शुरू हुआ, और ये दूसरा संस्कृति जो शुरू हुआ वो लाल कलर को प्रायोरिटी दिया। लाल सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है, जैसे आपको बताया पवित्र में गंगा सबसे पवित्र था, उसी प्रकार से रंग का अगर इस्तेमाल होने लगेगा तो लाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर जगह यूज होता है। लाल रंग का प्रयोग हुआ सबसे ज़्यादा और काला उसका कोर में यूज हुआ, इसीलिए लाल और काला संस्कृति का प्रारंभ हुआ। किसके बाद, गैरिक संस्कृति के बाद। अब देखिए अब इसमें विकास होगा। पहले तो एकदम साधारण घड़ा बन गया, बर्तन बन गया, उसके बाद लाल और काला रंग भी लग गया, तब क्या दूसरा कोई रंग का बनता तो फिर तो पहचान में दिक्कत होता, तो उसमें चित्र बनाने लगे, पहचान अलग हो गया, तो वहां से अलग पहचान निकला था चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तीसरे नंबर पर आया। तीसरे नंबर पर क्या आया, अब उसमें लाल काला पर क्या बने, चित्र बनने लगा, तो वो उसको अलग कर दिया, गैरिक वाला अलग हो गया, लाल काला वाला अलग हो गया और चित्रित वाला अलग हो गया। तो ये तीन काल तो हो गया। और अगला बार देखिए अब जो है और टेक्नोलॉजी में विस्तार हुआ, अभी तो चित्र ही बना रहे थे, अब जो है मृदभांड को पॉलिश किया जाने लगा, और ये पॉलिश किया जाने वाला ये अंतिम मृदभांड संस्कृति यही था, जो कि पॉलिश करने से चमकीला भी बन जाता था और पॉलिशदार भी होता था, काफी शानदार दिखने में होता था। तो ये चौथा संस्कृति था। तो अब साधारण बात है, चारों संस्कृति को याद रखने में कितना देरी होगा, कोई देर नहीं लगेगा। हमारा संस्कृति स्टार्ट हुआ गंगा से, गैरिक संस्कृति से, फिर लाल बर्तन इस्तेमाल होगा क्योंकि लाल कलर पहले होता है, तो लाल कलर वाला लाल काला संस्कृति हो गया मृदभांड का, और उसमें चित्र बना दिए तो चित्रित दूसरा मृदभांड हो गया संस्कृति, और उसके बाद उस पर पॉलिश इत्यादि किए तो पॉलिशदार मृदभांड हो गए। तो इस प्रकार से आप हम आज जो हम देखे हैं औजार के आधार पर युग का जो है कालक्रम देख लिए और संस्कृति कालक्रम देख लिए। हमको ऐसा विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज भर के लिए बस इतना सा। थैंक यू वेरी मच।